नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे अमेरिकी पलटवार की। काबुल में आईसिस के वार पर अमेरिका ने पलटवार कर दिया। अमेरिका ने आईसिस के खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड को मार गिराया। इस हमले में मास्टरमाइंड का एक साथी भी मारा गया है। यह हमला अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में किया गया। काबुल में हुए धमाकों की जिम्मेदारी आईसिस के खुरासान ग्रुप ने ही ली थी। इधर काबुल धमाकों के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है। वहीं अफगानिस्तान के लोगों में फिदायीन हमलों से ज्यादा तालिबान का खौफ है। दरअसल लोग तालिबान से इतने खौफजदा हैं कि वे किसी भी हाल में देश छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बावजूद देश छोड़ने वालों की भीड़ एयरपोर्ट पर जमा हो रही है। इसके अलावा बात करेंगे वैज्ञानिकों के कमाल की। काबुल में आईसिस के वार पर अमेरिका ने पलटवार कर दिया। अमेरिका ने आईसिस के खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर काबुल धमाकों के मास्टरमाइंड को मार गिराया। इस हमले में मास्टरमाइंड का एक साथी भी मारा गया है। यह हमला अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में किया गया। काबुल में हुए धमाकों की जिम्मेदारी आईसिस के खुरासान ग्रुप ने ही ली थी, लेकिन 100 लोगों से ज्यादा जान लेने वाले इन आत्मघाती धमाकों को लेकर अब पाकिस्तान भी शक के घेरे में है, और वो इसलिए कि शांति प्रक्रिया के दौरान जिन आतंकियों को छोड़ा गया था, इन हमलों के पीछे उन्हीं आतंकियों के हाथ हैं। इनमें आईसिस का पाकिस्तानी चेहरा अमीर मावलावी अब्दुल्ला फारूकी भी शामिल है। धमाके के बाद उठती लपटें और इसके बाद मची चीख पुकार। भले ही ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली हो, लेकिन इस हैवानियत की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने बेहद गर्व के साथ ली है। धमाकों के कुछ ही देर बाद ही आईएसआईएस ने एक पर्चा जारी कर दिया। आईएसआईएस की तरफ से दावा किया गया कि उसके आत्मघाती हमलावर अब्दुल रहमान अल लॉगरी ने तालिबान की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताया और काबुल एयरपोर्ट के गेट के पास पहुंच गया। उसी ने अमेरिका और ब्रिटिश सैनिकों से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचकर जोरदार विस्फोट कर दिया। तालिबान का दावा है कि 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों और अमेरिकी सैनिकों की जान लेने वाले इस हमले में उसके भी 28 लड़ाके मारे गए। इन धमाकों की वजह अमेरिका के खिलाफ नफरत और कई आतंकी संगठनों की साजिश है। बताया गया कि अमेरिका ने 2017 में आईएसआईएस की गुफा में जो मदर ऑफ ऑल बम्स गिराए थे, उसी का बदला लेने के लिए काबुल में एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाके किए गए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक काबुल में हुए बम धमाकों के सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि काबुल में हुए धमाकों की जिम्मेदारी जिस आईएसकेपी ने ली है, उसके गहरे रिश्ते पाकिस्तान के साथ हैं। आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान का सरगना असलम फारूकी है, इसलिए इन धमाकों का मास्टरमाइंड होने से वो इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या असलम फारूकी ने ही काबुल धमाके की साजिश रची और उसकी इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक असलम फारूकी पाकिस्तान का नागरिक है और पहले उसके रिश्ते लश्कर तैयबा से थे। असलम फारूकी 2020 में काबुल गुरुद्वारे पर हमले का आरोपी भी है। गुरुद्वारे पर हमले के आरोप में 2020 में उसे गिरफ्तार किया गया था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद फारूकी को दूसरे आतंकवादियों की तरह अफगानिस्तान के जेल से रिहा किया गया था। कहा जाता है कि पहले वो हक्कानी नेटवर्क भी चलाता था। जब आतंकी सरगना पाकिस्तानी हो, उसके रिश्ते लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हों, तो आतंकिस्तान के रूप में मशहूर पाकिस्तान पर शक होना लाजमी है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी इस तरफ इशारा किया। सालेह ने ट्वीट किया, इस बात के सारे सबूत हैं कि आईएसके की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हैं, खासकर उससे जो काबुल में काम कर रहा है। तालिबान का आईएसआईएस के संबंध से इनकार करना वैसा ही है जैसा पाकिस्तान का क्वेटा शूरा से। तालिबान ने अपने आका से बहुत अच्छे से सीखा है। आईएसआईएस जो है अफगानिस्तान में, इसके बड़े घनिष्ठ संबंध जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क से है, जो तालिबान के हेड हैं। और बहुत से दफ़े ये भी हुआ है कि जहाँ पे तालिबान को नहीं करना था अटैक, हक्कानी नेटवर्क ने इनके साथ करवाया है। को तो लगता है कि इसमें ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसके पीछे भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान से धमाकों के तार केवल असलम फारूकी की वजह से ही नहीं जुड़ रहे,
भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से बताया गया कि फारूकी और उसके साथियों ने पाकिस्तान की साजिश को ही अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल पाकिस्तान इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहता। अफगानिस्तान में इन धमाकों का मकसद तालिबान और ISIS के बीच फूट पैदा कर फिर से खून खराबा जारी रखना हो सकता है। पाकिस्तान को जानने वाले समझते हैं कि उसकी ऐसी सोच हमेशा से रही है। अब पाकिस्तान की बुरी नीयत का कहर अफगानिस्तान पर टूट रहा है। अफगानिस्तान फिर से एक बार खूनी दौर की तरफ बढ़ रहा है और चिंताजनक बात यह है कि जहां एयरपोर्ट की तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहीं पे ये धमाके हुए। एक तरह से जो बच के भागना चाहते हैं वहां से, अफगानिस्तान से, इस निजाम से, उन्हीं को टारगेट किया गया है। ये बहुत दुख की खबर है और लगता है अब खूनी संघर्ष वहां पे और तेज होगा और आपसी गुटों की लड़ाई में वहां का कॉमन अफगानी बुरी तरह सफर करेगा। ISIS के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ बताया जाता है। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों ने ही ISIS की शुरुआत की थी ताकि अफगानिस्तान सहित ईरान और मध्य एशिया में खून खराबा हो। 2014 में ISIS के लड़ाके जब सीरिया और इराक में फैल गए तो इसके कुछ महीने बाद 2015 में ISIS की स्थापना हुई। अफगानिस्तान के लोगों में फिदायीन हमलों से ज्यादा तालिबान का खौफ है। बम धमाकों में 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई। काबुल एयरपोर्ट से लगे नाले में लाशें बिछ गई। घायल इलाज के लिए नाले में पड़े तड़प रहे थे। उसी नाले की तस्वीर अब बदल गई है। अब एक बार फिर हजारों लोग वैसे ही जमा हो गए हैं। यहां फिर से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दरअसल लोग तालिबान से इतने खौफजदा हैं कि वे किसी भी हाल में देश छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बावजूद देश छोड़ने वालों की भीड़ एयरपोर्ट पर जमा हो रही है। एक दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर नाले में जहां शव तैरते और घायल कराहते नजर आ रहे थे, धमाकों के बाद आज फिर वहां वैसी ही भीड़ दिखी, जैसे मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। मौत के मातम और आतंक के अट्टहास के बावजूद बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर सूरज की नई किरणों के साथ फिर हजारों की भीड़ कुछ दिनों पहले की तरह जुट गई। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के हालात को बयां करने वाली तो हैं ही, साथ ही अफगानिस्तान से वहां के लोगों की निराशा और तालिबान से नफरत का सबूत भी है। 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले धमाकों के बावजूद लगता नहीं कि काबुल एयरपोर्ट पर कुछ बदला है। लेकिन पहले बात कल हुए धमाकों के बाद के ठीक बाद के हालात की। एक दिन पहले जिन लोगों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने की उम्मीद लेकर लगती थी, अब उसी का एक हिस्सा अस्पताल के बाहर पहुंच गया है। ज्यादातर लोग यहां अपनों की तलाश में पहुंचे हैं। कुछ लोग घायल परिजनों की तीमारदारी या उनका हाल जानने यहां पहुंचे हैं, तो कुछ लोग उनका शव लेने पहुंचे, जिनकी धमाके की चपेट में आने से जान चली गई। इस इमरजेंसी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, कर्मचारी उनके नाम का ऐलान करते सुनाई पड़े। धमाके के बाद काबुल से आने वाली तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। उन तस्वीरों से पहले हम आपको धमाकों के वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं। इस धमाके से कुछ ही देर पहले 2 और धमाकों का गवाह काबुल बन चुका था। पहला धमाका एयरपोर्ट के एबे गेट पर हुआ था, जबकि दूसरा बैरन होटल के पास। लेकिन इन धमाकों के बाद जो भी कुछ हुआ, उससे एक आम इंसान की रूह तक कांप जाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब धमाका होता है तो लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ थी लाशों की, घायल हुए लोगों की, कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। ये तस्वीर उसी का सबूत है। चूँकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हमने इसका रंग बदल दिया है। इन तस्वीरों में नाले के पानी में गिरे घायलों को आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में नाले के गंदे पानी में डूबते उतरते शरीर घायलों के हैं या ये शव हैं। हादसे के फौरन बाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। जो बोलने की हालत में थे वो मदद मांगते दिखे और अपनों की तलाश में वहां भटकने वाले इनकी मदद करते। ये वही नाला है जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप बीते कुछ दिनों से रोज देख रहे थे, जहां दिन रात एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए लालायत दिखने वालों की भीड़ लगी रहती थी। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन ISIS ने जानबूझकर ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से धमाके के लिए नाले के पास की जगह को चुना। धमाके के बाद तो हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोग कूड़ा लाने वाले ठेले तक से घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ भागते दिखे। कुछ लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां भी मिल गईं। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट के बाहर की भीड़ अस्पताल के अंदर और बाहर दिखने लगी।
हर तरफ घायल और उनके परिजनों की भीड़ ही भीड़ दिखने लगी। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका एयरपोर्ट के बाहर नाले के पास हुआ था। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने पहले ही एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के अंदेशे को लेकर आगाह करना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि एयरपोर्ट से भीड़ कम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने कई बार हवाई फायरिंग भी की थी, जिसके बाद हजारों लोगों की भीड़ बेतहाशा भागती दिखी थी। इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका समेत तमाम देशों ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। काबुल में धमाके के बाद अब वहां हालात और बदतर हो गए। उन लोगों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है जिन लोगों ने इन धमाकों में अपनों को खो दिया। मातम और खौफ के कारण अब उन्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। भारत में रहने वाले अफगान शरणार्थियों का दर्द भी सबको हिलाकर रख देगा। महसूस हो रहा है कि ना जमीन है ना आसमान। ये ऐसा दिन, ऐसा टाइम खुदा किसी को ना दिखा दे। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान के दायरे में ले आते। वापस जाना चाहता था तो उस बेचारों को शहीद कर दिया। ये क्या जुल्म हो रही है। ये चीज़ हम भूलेंगे नहीं, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारी अपनी मेरे ससुराल का एक घर से 15 लोग मर गए। एक घर से 15 लोग मर गए। वो जंगली लोग, वो वहशी लोग। ये वो अफगान शरणार्थी हैं जो दिल्ली में हैं, लेकिन काबुल में अपनों को खोने का गम उनकी आंखों से छलक उठा। ये हिजरत है। दिल्ली के बसंत विहार में UNHCR के सामने धरने पर बैठे हैं। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में इनका एक भाई और 3 मासूम भतीजियां मौत के मुंह में समा गए। आखिरी बार उनके चेहरे देखने के लिए ये तरसते रह गए। मौत का दर्द अलग और ऊपर से इतने बच्चे। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है कि मुझे कुछ फोटो भेज दे उसके डेड का, जो आखिरी दीदार है कर तो लूँ। सब उसके मतलब फेसबुक अकाउंट वगैरह से फोटो निकाल के मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए ये, अभी क्या चाहिए ताकि मैं देख तो सकूं। वो नहीं भेज रहे थे, इसका मतलब है कि वो टुकड़े में बैठे हुए। तालिबान ने अफगानी लोगों की जिंदगी को ऐसा बोझ बना दिया है कि उन्हें दुनिया से कहने पर मजबूर होना पड़ गया है कि वो भी इंसान है। रात से नींद सोया नहीं हूँ और बहुत मतलब डिप्रेशन में हूँ सर। बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही अरमान है जिंदगी में, किसी चीज़ का नहीं। इंसान को बहुत ख्वाहिश होता है। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान के दायरे में ले आते। ये दुनिया से अपील है, एक भारत से नहीं है, एक हिंदुस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया से कि हम इंसान हैं, हम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें जीने दे तो, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सर। अहमद की हालत काबुल में धमाके होने के बाद से खराब थी। उनकी बहन और मां काबुल एयरपोर्ट पर थीं। हादसे के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उनकी बहन का अचानक फोन लग गया और बात हुई तो उनकी जान में जान आई, लेकिन जो हालात उन्होंने बयां किए उसने अहमद को दहला दिया। बोलता है हालत बहुत बुरा है वहाँ का, तो क्योंकि कोई का इजाज़त नहीं देता है। और जब मतलब कल तक इतनी मतलब जनाजा वहाँ था, इतनी जनाजा था, सिर्फ रो रहा है और कुछ नहीं बोलता है। एक तरफ अपनों को हमेशा के लिए खो देने का गम, तो दूसरी तरफ मातम के वक्त परिवार से दूर रहने की तकलीफ। अनीशा के परिवार के 4 सदस्यों की काबुल धमाके में मौत हो गई, तो शादिया शकूरी ने अपने परिवार के 15 लोगों को एक साथ खो दिया। कहा कि हम अभी एयरपोर्ट में, हमारा साथ बात किया कि अभी एयरपोर्ट में ही हम जाना चाहते हैं, अभी फ्लाइट हमारा आ रही है, हमको ले जाएगा। मगर 4-5 घंटे बाद हमको मालूम हो गया कि वो शहीदान हो गया। ये क्या जुल्म हो गया। पहाड़ों से आ गई, जीने का मतलब नहीं समझती कि जीना क्या होती है, खाना क्या होती है। अकेला वो खून जूस पीती है और गोश्त खाती है। भारत में ऐसे अफगान नागरिकों की बड़ी संख्या मौजूद है जो कुछ वक्त पहले ही अपना देश छोड़कर भारत की पनाह ले चुके हैं।
शरणार्थी बनकर भारत में जिंदगी गुजार रहे लोगों को तालिबान ने पहले ही बेचैन करके रखा था, क्योंकि उनके अपने अफगानिस्तान में जुल्मों और खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। लेकिन कल हुए धमाकों ने इनकी बेचैनी को नाउम्मीद में बदल दिया। अफगान शरणार्थियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना ही वो अपनों के पास अफगानिस्तान लौट सकते हैं और ना ही अपनों को वहाँ से भारत बुला सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानी लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और धमाका करके ये इशारा भी कर दिया है कि उनका हुक्म ना मानने वालों का क्या हाल होगा। दिल्ली में रह रही सईदा की बहन काबुल धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गई। अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो परेशान ही नहीं, बेबस भी है। मेरी आमना सिस्टर अभी भी फिलहाल हॉस्पिटल में, इंजेक्शन वगैरह चालू है। बस आप प्रे करें। अभी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इंटरव्यू में एक बात कर रहे हैं, लाइव कुछ और बता रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमें खुद समझ में नहीं है। अपने जान के दुश्मन बने हुए हैं। एक ही तो लोग हैं हम, एक ही तो हमारे सारे अवाम है, वो अपने लोगों को मारा जा रहा है। कुछ हमें खौफ व हिरास में। काबुल में धमाके से बच निकलने वाले कुछ खुशकिस्मत लोग भी हैं। अफगानी नागरिक जारिफी ने अपने जानने वालों से फोन पर बात की और बताया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ से परेशान होकर धमाके से कुछ देर पहले घर लौट आए थे। बोल रहा है कि अभी जो है सिचुएशन वहाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट के नाम से, पुलिस के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से कोई किसी को नहीं जानता है। और हॉस्पिटल है, मगर हॉस्पिटल में जो बड़ा बड़ा डॉक्टर था, जो सीनियर डॉक्टर था, वो सारा नहीं है। तालिबान ने काबुल में लोगों की हालत ऐसी बना दी है कि वो जिंदगी के लिए तरस रहे हैं और जीने की भीख मांग रहे हैं। हर पल खौफ के साए में जी रहे लोगों की दास्तान दिल दहला देने वाली है। और अब बात करेंगे वैज्ञानिकों के कमाल की। भारतीय लड़ाकू विमानों को अब नया रक्षा कवच मिल गया है। यह रक्षा कवच मिलने के बाद न तो दुश्मन के रडार लड़ाकू विमान खोज पाएंगे, न ही मिसाइलें भेद पाएगी। दावा तो यह किया जा रहा है कि देश का रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO एक ऐसी एंटी रडार तकनीक विकसित कर रहा है जिसके जरिए लड़ाकू विमानों को मिसाइल के हमलों से बचाया जा सके। भारतीय लड़ाकू विमानों को धराशायी करने की हसरत न तो अब चीन की पूरी होने वाली है और न ही पाकिस्तान जैसे मुल्क की, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने रडार और मिसाइलों को चकमा देने वाली वो तकनीक विकसित कर ली है जिस तकनीक को लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा रक्षा कवच माना जा रहा है। DRDO की जोधपुर लैब ने पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ मिलकर चैफ तकनीक विकसित की है। ये चैफ तकनीक लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाएगी। सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों पर किया जाएगा, क्योंकि जगुआर विमानों पर ही इसका ट्रायल पूरा किया गया है। वायुसेना से हरी झंडी मिलने के बाद मिराज, सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा जो चैफ का कार्ट्रिज है वो 2 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज तक जितनी भी थ्रेड फ्रीक्वेंसी हैं सब में इफेक्टिव पाया गया है। इसका एयरफोर्स ने बहुत एग्जॉस्टिव ट्रायल किया है जगुआर एयरक्राफ्ट को यूज करके और उसमें इसको इफेक्टिव पाया गया है और इसकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी मानते हुए एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट करने के आदेश दिए हैं। दुनिया में ब्रिटेन की 3 कंपनियां ही चैफ तैयार कर रही है। DRDO चैफ के निर्माण के लिए ये तकनीकी 2 स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। खास बात यह है कि DRDO की ओर से विकसित चैफ कार्टिलेज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। इससे पहले दुनिया में विकसित चैफ को राडार बेस मिसाइलें भेद भी सकती है, लेकिन भारत के चैफ को नहीं। यानी इस चैफ तकनीकी के सारे भारत के लड़ाकू विमान दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। और आइए अब चैफ तकनीक के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है और कैसे काम करती है। चैफ फाइटर विमानों में लगने वाले काउंटर मेजर डिस्पेंडिंग यानी दुश्मन के रडार आधारित मिसाइल से बचाने वाला उपकरण होता है। ये विमान को इंफ्रारेड और एंटी रडार से बचाता है। इसकी मदद से हम युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी की बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये एक तरीके से हमारा रक्षा कवच है जो जहाजों को हमारे दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा। और इस फील्ड में DRDO जोधपुर ने बहुत ही महारत हासिल की है, न केवल मटेरियल के क्षेत्र में बल्कि जो इसको डिजाइन करना है, जो इसको मॉडलिंग करना है, जो इसको सिमुलेशन करना है,
उस क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की है। सही मायने में ये चेफ फाइबर होता है। बाल से भी पतले इस फाइबर की मोटाई महज 25 माइक्रोन होती है। जैसे ही हवाई जहाज को पता पड़ता है कि उसके पीछे एक मिसाइल लगी हुई है, वो तुरंत इस कार्ट्रिज को एक काउंटर मेजर डिप्लॉयमेंट सिस्टम जो हवाई जहाज में लगा रहता है उसकी मदद से आकाश में छोड़ता है और ये लाखों करोड़ों फाइबर्स हवा में फैलकर एक चाफ क्लाउड का निर्माण करते हैं जो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन रडार पर उसका सिग्नल हवाई जहाज के सिग्नल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको आभास होता है कि हवाई जहाज दूसरी डायरेक्शन में है और वो मिसाइल उस तरफ मुड़ जाती है और हमारा हवाई जहाज सक्सेसफुल हो जाता है। चेफ के इस्तेमाल के लिए पायलट को आधा सेकंड से भी कम का समय मिलता है। ऐसे में पायलट को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वर्चुअल सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि पायलट सीधे विमान पर जाने से पहले प्रशिक्षित हो जाए। DRDO ने चेफ को विकसित करने के लिए 4 साल की डेडलाइन तय की थी, लेकिन महज 2.5 साल में ही DRDO ने इसे विकसित कर लिया। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी अहम कदम है। इस स्वदेशी तकनीक का निर्माण भी भारत की ही 2 कंपनियां करेंगी। DRDO ये तकनीक इन स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। वायुसेना इस तकनीक को इन कंपनियों से खरीदेगी। अभी तक एयरफोर्स को करीब 100 करोड़ सालाना इस तकनीक के आयात पर खर्च करने पड़ रहे हैं। अब न सिर्फ इससे आधे दामों में वायुसेना को ये तकनीक मिलेगी, बल्कि भारत अपने मित्र देशों को निर्यात करने पर भी विचार कर सकता है। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।